ऑलराइट जी, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट ऑफ करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली हम IS-12 ही कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कि पहले 4 लेक्चर्स में हम कर रहे थे। एंड ये IS-12 जो है ये मज़ीद अभी हमारे तकरीबन 3 लेक्चर्स एटलीस्ट चलता रहेगा। सो लेक्चर नंबर 5 में हम जो है मज़ीद कॉन्सेप्ट्स IS-12 के पढ़े होंगे। एक चीज़ जिसके साथ मैं आपको छोड़ के गया था पिछले लेक्चर के एंड पे, दैट वाज कि जी डिफरेंट टैक्स रेट्स अगर हों एसेट की रिकवरी पे तो क्या किया जाता है। आज हम सीखेंगे जी क्या किया जाता है। आपके लिए मैं एक फूड फॉर थॉट दे के गया था। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह इस पे सोच लिया कि यार क्या किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, टैक्स एक्सपेंस कैसे कंप्यूट किया जाता है और एक्चुअल एंड इफेक्टिव टैक्स रेट्स क्या होते हैं, इनको कैसे रिकंसाइल किया जाता है, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। ठीक है जी। तीसरी चीज, टैक्स से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या आते हैं पीएनएल के नोट्स में। ठीक है। टैक्स के डिस्क्लोजर्स दो जगह आ रहे होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, एक पीएनएल के नोट्स में और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नोट्स में। ठीक है। क्योंकि पीएनएल के अंदर भी टैक्स की लाइन आ रही होती है। पीएनएल में टैक्स की लाइन को क्या बोलते हैं जी? बताएं क्या बोलते हैं पीएनएल में टैक्स की लाइन को? किस नाम से आ रही होती है? टैक्स एक्सपेंस के नाम से आ रही होती है ना? तो उसके साथ भी कुछ डिस्क्लोजर नोट्स होते हैं। फर्ज कीजिए नोट एक्स जो उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। सो कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो IS-12 ने बताए हैं जी इस नोट एक्स में जो आपने डालने हैं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी टैक्स की लाइंस आ रही होती हैं, जैसे डेफर टैक्स एसेट आ रहा होगा या लाइबिलिटी आ रही होगी। बोलिए, है ना? और एक लाइन आ रही होती है करंट टैक्स एसेट आ रहा होगा या लाइबिलिटी आ रही होगी, जिसको अक्सर हमारे यहाँ टैक्स पेबल, करंट टैक्स पेबल के नाम से दिखाया जाता है। उसको स्टैंडर्ड कहता है करंट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। अब इनके साथ भी नोट्स होते हैं। डेफर्ड टैक्स के साथ एक नोट होगा, हम कह देते हैं इसको से नोट वाई, और करंट टैक्स के साथ जो नोट है हम उसको कह देते हैं नोट जी। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे हमने ये सीखना है कि यार इन तीनों नोट्स में क्या डिस्क्लोजर्स डाले जाते हैं, एक्स में, वाई में, जी में। यानी कि टैक्स एक्सपेंस के साथ क्या डिस्क्लोजर दिखाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डेफर्ड टैक्स के बैलेंस के साथ क्या डिस्क्लोजर्स दिखाए जाते हैं, और करंट टैक्स के बैलेंस के साथ क्या डिस्क्लोजर्स दिखाए जाते हैं। इसमें जो खसूसी हिदायत हैं IS-12 की वो इस हवाले से, और डेफर्ड टैक्स के, टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स के हवाले से तो खसूसी हिदायत हैं, और वो थोड़ी ट्रिकी भी हैं, समझनी भी, मतलब समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल करंट टैक्स के बैलेंस के हवाले से IS-12 की कोई ख़ास हिदायत नहीं है, बड़ी सादी सी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो फ़ौरन पता चल जाती है। ठीक है। इस क्लास में जो हम देख रहे होंगे वो पहली चीज़ देख रहे होंगे कि जी टैक्स एक्सपेंस के साथ जो नोट आता है उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स डाले जाते हैं। बात समझ आ गई कि इफेक्टिवली 3 नोट्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो टैक्सेस से या IS-12 से रिलेटेड हैं। आज हम कौन सा कवर कर रहे होंगे, बात समझ आ गई है, जहनों में क्लियर है? ठीक है जी। फिर इसी तरह कुछ लॉज में, कुछ टैक्स लॉज में दुनिया में, हमारे यहां भी बहरहाल ये बात राइज है कि जी डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पाकिस्तान में ये बात राइज है फॉर लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, कि अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं, और अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं, टैक्स रेट आप पे अलग लगता है। ठीक। इसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, इसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं, इंशाल्लाह आज ये भी हम स्टडी करेंगे। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसमें मैं आपको छोड़ के गया था लास्ट क्लास में कि जी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी यूज पर और रेट होता है और सेल पर और रेट होता है, और मैंने आपसे ये कहा था कि यार आपने ये सोचना है कि फिर रेट लगेगा कौन सा, क्या यूज वाला रेट लगेगा या सेल वाला रेट लगेगा, या तीसरा एक ऑप्शन स्टैंडर्ड कर सकता था कि इनका कोई वेटेड एवरेज लगा ले। क्या ख्याल है? दोनों का कोई वेटेड एवरेज लगा ले, किसी बेसिस पर इनको वेट कर ले, एक ब्लेंडेड एवरेज, एक वेटेड एवरेज बना ले। और एक्चुअली स्टैंडर्ड ने यही किया है। स्टैंडर्ड ने कहा ना मैं यूज वाला रेट लगवाऊंगा ना मैं सेल वाला, बल्कि इन दोनों का मैं एक वेटेड एवरेज रेट लगवाऊंगा। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ने ये गाइडेंस दी है।
अच्छा, वो गाइडेंस कैसे अप्लाई होती है? ऑब्वियसली लाइक ऑल और एग्जाम्पल्स, हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे. एग्जाम्पल 12 जी, डिफरिंग रेट्स ऑन एसेट रिकवरी. एसेट की रिकवरी के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स अगर हों तो क्या करते हैं? एग्जाम्पल 12 आपके नोट्स में पेज नंबर 8 पर आ रही है जी. ठीक है, आई होप आप सब ने पढ़ ली है. अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से इसको देखते हैं तो आप इसको पॉज करके फौरी तौर पे यहां पॉज करें और फिर उसको पढ़ें. ठीक है जी. सो 1 जनवरी 2015 पर क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर की एक बिल्डिंग 125 मिलियन रुपए की. ठीक है जी. रेजिडुअल वैल्यू जो थी बिल्डिंग की 4 साल के बाद, यानी कि इसकी यूजफुल लाइफ फिर क्या हुई? 4 साल, इज एस्टिमेटेड टू बी ₹25 मिलियन. ठीक. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. अच्छा, अगर कॉस्ट 125 मिलियन हो, रेजिडुअल वैल्यू 25 मिलियन हो और 4 इयर्स लाइफ हो, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन करनी हो, तो ईयरली डेप्रिसिएशन कितनी होती है जी? बता सकते हैं? आपके सामने लिख दिया मैंने. ईयरली डेप्रिसिएशन होगी 25 मिलियन रुपीज. ठीक. टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो अलाउ सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है जी. सो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डेप्रिसिएशन आ रही है वो टैक्स अथॉरिटीज आपको अलाउ कर रही. ठीक. अब ये इट्स बेसिकली एन असम्पशन. ठीक है. एंड दिस असम्पशन कुड वेरी. ठीक है. आप, मैं फॉर एग्जांपल ये भी कह सकता था कि ये टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस देती हैं, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस देती हैं. टैक्स वाली भी सेम वही डेप्रिसिएशन देती हैं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ रही है. सो इट कुड वेरी. ठीक है. ये मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी लिख दूँ, तो इस पर परेशान नहीं होना कि यार कभी रिड्यूसिंग बैलेंस होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. टैक्स वाले क्या डेप्रिसिएशन देते हैं ये एग्जामिनर की मर्जी है. ठीक. अच्छा, इसके आगे सिर्फ एक चीज ऐड कर देते हैं हम, जो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिए. बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है. जो ओरिजिनल कॉस्ट की बुनियाद पर डेप्रिसिएशन बनती है वो आपको अलाउ कर दी जाएगी. ठीक है. सो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्ज कीजिए आपने पहले साल 25 मिलियन रिकॉर्ड की, वो आपको अलाउ कर दी जाएगी. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. ये बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है अभी आपको समझ आ जाएगा. अभी ये एसेट रीवैल्यू होने जा रहा है जी. देखिएगा, कहता हूं 31 दिसंबर 2015 द बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड टू 150 मिलियन. अच्छा, ये करने से पहले मैं जरा देखता हूं मेरी बिल्डिंग के साथ हुआ क्या होगा. मैं जरा 1 जनवरी बनाता हूं, 1 जनवरी 2015. अगर मैं जरा इस बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बना के देख लूं तो कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी 2015 को होगी जी 125 मिलियन. ऐसे ही है. और टैक्स बेस भी होगी 125 मिलियन. करेक्ट. जहां तक टेम्परेरी डिफरेंस का ताल्लुक है, देयर विल बी नो टेम्परेरी डिफरेंस. करेक्ट. गुड. डेप्रिसिएशन जो है वो आएगी 25 मिलियन, 25 मिलियन अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी, दोनों साइड्स पर. क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सवाल में, इट्स रिटन इन द क्वेश्चन, कि जो अकाउंटिंग में टैक्स जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी वही मैं टैक्स में अलाउ कर दूंगा. तो 31 दिसंबर 2015 पर जो मेरा एसेट है, 31 दिसंबर 2015 पर जो मेरा एसेट है वो रह जाएगा 100 का अकाउंटिंग में भी और 100 का टैक्स में भी, और अगेन टेम्परेरी डिफरेंस होगा 0. अब क्या हो रहा है 31 दिसंबर 2015 पे? कहता है द बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड टू 150 मिलियन. सो रीवैल्यू कर दी गई.
सो ओसीआई के अंदर एक गेन आ गया होगा, क्या ख्याल है? कितने मिलियन का? 100 से 150 पे जा रही है, तो 50 मिलियन का गेन आएगा जी। अच्छा, हम सबको मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि टैक्स वाला इस गेन को टैक्स नहीं करता। टैक्स वाला इस वक्त इस गेन को छोड़ देता है, वो उस पर टैक्स नहीं लगाता। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल। तो टैक्स वाले के यहां इसकी टैक्स बेस 100 मिलियन ही रह जाएगी, एंड लिहाजा एक टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 50 मिलियन का। करेक्ट है ना? 31 दिसंबर 2015 पर। करेक्ट। आगे कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू जो है वो अपवर्ड्स रिवाइज कर दी गई और 50 मिलियन कर दी गई। मेरा आपसे सवाल है, जल्दी से देखिए और बताइए पहले क्या थी? अब 50 कर दी है, पहले क्या रखी हुई थी रेजिडुअल वैल्यू? व्हाट वाज द रेजिडुअल वैल्यू प्रीवियसली? इट वाज 25, इट इज नाउ 50। अब क्या ऐसे हो सकता है कि अगर एसेट महंगा हो तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी बढ़ जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब कोई इमारत महंगी होती है तो आज की कीमत भी बढ़ जाती है और 4 साल बाद की कीमत भी बढ़ जाती है। रेजिडुअल वैल्यू इज द प्राइस आफ्टर 3-4 ईयर्स। एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है ना? पुराने एसेट की कीमत होती है रेजिडुअल वैल्यू। आगे आई 16 में जाएंगे तो आई 16 में रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार डेफिनेशन है। डेफिनेशन है कि आज के दिन क्या पैसे मिलते हैं ऐसे ही एसेट को बेचने में, लेकिन ऐसा ही एसेट 3-4 साल पुराना, यानी कि जो जितना पुराना ये अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे होगा। ऐसे ही है। तो आज अगर नए एसेट्स की कीमत बढ़ गई है, नया एसेट महंगा हो गया, तो पुराना एसेट भी महंगा हो गया होगा। वैसे जैसे नई सिविक की कीमत बढ़ती है तो पुरानी सिविक भी महंगी हो जाती है। जिन्होंने 2016-17 में ली थी उन्होंने तो उतने की ली नहीं जितने की बिक रही है अभी। क्या ख्याल है? ठीक ना? रेजिडुअल वैल्यू बढ़ गई है। अब जब रेजिडुअल वैल्यू बढ़ी है तो अगले साल जो डेप्रीसिएशन होगी वो बदल जाएगी। और से देखिएगा डेप्रीसिएशन मैं कैसे चार्ज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 150 में से मैं माइनस करूंगा 50। ऐसे ही है। 150 में से मैं माइनस करूंगा 50। ठीक है। और इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से। क्या ख्याल है ना? कितनी डेप्रीसिएशन बनती है? डेप्रीसिएशन बनती है 33 की। अच्छा, टैक्स में क्या डेप्रीसिएशन आएगी? कौन बताएगा मुझे? क्या 33 की डेप्रीसिएशन आएगी टैक्स में? नहीं, टैक्स में 25 की आएगी, क्योंकि टैक्स वाला ओरिजिनल कॉस्ट की बेसिस पे जो डेप्रीसिएशन चल रही है उसको चलाता रहेगा। वो रीवैल्यूएशन को नहीं मानता। टैक्स वाला रीवैल्यूएशन को नहीं मानता। और ये बात कि ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रीसिएशन आ रही है वही चलती रहेगी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये कोई टैक्स का कानून नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार ये किस लॉ किस सेक्शन में लिखा हुआ है। ये भाई क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने लिखा है। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2016 पर इसकी जो वैल्यू बनती है कैरिंग अमाउंट, दैट इज 150 में से 33 गए तो 117 और 100 में से 25 गए तो 75 और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 42। ऐसे ही 117 माइनस 75 इज 42 मिलियन। करेक्ट। 42 मिलियन का टेम्परेरी डिफरेंस बनता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2016 बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड टू 130 मिलियन। दोबारा रीवैल्यू हो गई और अब की बार 130 मिलियन आ गई वैल्यू, विद नो चेंज इन एस्टीमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू के एस्टीमेट में कोई चेंज नहीं हुआ। ओके फाइन, राइट, ठीक है। तो दोबारा से ओसीआई में गेन आएगा? बोले गेन आएगा ना? 117 से 130 लेके जाना है मैंने,
है ना। तो गेन आएगा 13 मिलियन का। अच्छा, दोबारा से मेरा टैक्स वाला भाई वो गेन नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं इस गेन को तो मैं टैक्स अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। बेसिकली फ्यूचर में कर लेगा इसको टैक्स। आपको बताया है ना मैंने, जब यूज से प्रॉफिट आएगा या सेल से प्रॉफिट आएगा तब वो उसको टैक्स कर लेगा, अभी नहीं कर रहा। तो ये बन जाएगा 130 क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2016 पे। 75 मिलियन बन जाएगा आपका टैक्स बेस, और ये बन जाएगा कितना, 55 का टेम्परेरी डिफरेंस। अब यहां तक कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस हमने निकाल लिया। हमने पूरा साल मुकम्मल कर लिया। हमने ये 2016 का एंड रीच कर गए हम यहाँ पे। हमने पहले 2015 पूरा किया जी, शुरू से लेके यहाँ एंड तक, फिर 2016 पूरा किया शुरू से यहाँ एंड तक। ऐसे ही है ना। कैरिंग अमाउंट क्या होगी, टैक्स बेस क्या होगी, टेम्परेरी डिफरेंस क्या होगा, ये तमाम हमने मालूम कर लिया है। यहां तक इसको तसल्ली से देखें, जरा पॉज करके 1-2 मिनट तसल्ली से देखें कि यू गेट द आइडिया कि यार यहां तक तो इट्स टोटली परफेक्ट, इट्स इजी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बिकॉज अब इसके बाद थोड़ी सी एक दुश्वार स्टोरी स्टार्ट होगी जी। सो आई होप आपने तसल्ली से देख लिया है, एंड इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब पढ़ते हैं आगे, आखिरी 2 लाइनों में क्या लिखा है। एक्चुअली आखिरी 2 लाइनों में लिखा है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करो साल 2015 और 2016 के लिए, अज्यूमिंग के इनकम फ्रॉम यूज ऑफ द बिल्डिंग इज टैक्सेबल at 30%. However, gain on sale of immovable property is exempt from tax. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उसको यूज किया तो क्या टैक्स रेट है, 30%। अगर आपने उसको सेल किया तो जो सेल के ऊपर आपको गेन आ सकता है उस पर क्या टैक्स रेट है, 0%। बात समझ आ रही है। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो मैंने टेम्परेरी डिफरेंस के बाद नीचे डेफर्ड टैक्स नहीं बनाया, देखा आपने। मैं टेम्परेरी डिफरेंस के बाद फॉरेन डेफर्ड टैक्स बनाता होता, मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं भाई, यहां पे टेम्परेरी डिफरेंस तक बनाते हैं, उसके बाद हम डेफर्ड टैक्स एक अलग तरीके से बनाना शुरू करेंगे। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो ये 2 स्टेप्स में सवाल होता है। पहला स्टेप वन, आप टेम्परेरी डिफरेंस तक बना लो तसल्ली से। अब दूसरा स्टेप है, अब आप देखो कि कहां कहां टेम्परेरी डिफरेंस मेरा है। अगर आप गौर करो तो मेरा 31 दिसंबर 2015 के एंड पे एक टेम्परेरी डिफरेंस आया है 50 का, और ये सारा का सारा किस वजह से आया है, कौन बता सकता है ये 50 किस वजह से आया है, बोले किस वजह से आया, रीवैल्यूएशन की वजह से, ऐसे ही है। अच्छा, फिर मेरा ये टेम्परेरी डिफरेंस जो है 50 से घट के 42 रह गया, और ये जो इसमें चेंज आया है, चेंज को देखें मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, आप भी ऐसे रिप्रेजेंट करते होंगे, डेल्टा से। डेल्टा, डेल्टा मींस ट्रायंगल मींस डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज। ये जो चेंज आया 8 से कमी आई है इसमें, ये किस वजह से आई है, ये आई है डेप्रिसिएशन की वजह से। जो हमारी डेप्रिसिएशन के पैटर्न में और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन के पैटर्न में डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन डिफरेंस लिख देते हैं इसे। अच्छा, फिर ये 42 से गया 55। अगेन इसमें जो चेंज आया है वो आया +13 का, डेल्टा +13, है ना। ये किस वजह से आया है, कौन बताएगा जी, +13 अगेन रीवैल्यूएशन से आया। तो ये हो गया मेरा स्टेप 2। मैंने सारे जो भी मेरे टेम्परेरी डिफरेंसेस में चेंजेस थे मैंने उनको इवैल्यूएट कर लिया, एनालाइज कर लिया कि यार ये किस वजह से है। अगेन इस किस्म का सवाल, स्पेसिफिकली डिटेल्ड सवाल इस डायमेंशन के ऊपर आज तक नहीं आया, विच मीन्स कि आगे आ सकता है, आगे एग्जामिन हो सकता है। ठीक है, टैक्सेस में बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आपका अभी एग्जामिनर एग्जामिन कर सकता है। ठीक है जी। सो ये हो गया स्टेप 2।
अच्छा, अब आएंगे हम स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या है? बहुत सिंपल। स्टेप 3 है जी कि आपका टेम्परेरी डिफरेंस है 50 मिलियन का, ऐसे ही है, एज ऑफ 31 दिसंबर 2015। बोलिए। और आप ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके कि यार ये जो 50 मिलियन है, बाय द वे ये 50 मिलियन टैक्सेबल है, ऐसे ही है ना? ये 50 मिलियन टैक्सेबल है। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इट विल गिव राइज टू अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आप ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके कि ये ड्यू टू रिवैल्यूएशन है ना? अब आप इसको दो हिस्सों में तोड़ोगे। किन दो हिस्सों में? इस 50 मिलियन में से यूज के अगेंस्ट कितना आएगा और सेल के अगेंस्ट कितना आएगा। इस 50 में से कितना यूज से रिकवर होगा या टैक्स यूज के थ्रू देना पड़ेगा, यूज की इनकम के थ्रू, और कितने पे टैक्स सेल के गेन के थ्रू देना पड़ेगा। अब आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे कि यार ये हम कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड ने उसकी भी तरीकाकार आपको बताया। स्टैंडर्ड कहता है एज ऑफ 31 दिसंबर, एज ऑफ 31 दिसंबर एसेट की कैरिंग अमाउंट देखें। हाँ जी बताएं, एज ऑफ 31 दिसंबर एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है? आपके सामने स्क्रीन पे है, बताइए जी। Probably the easiest question I ever asked. 150 million is the asset carrying amount as of 31st December. Correct? फिर स्टैंडर्ड कहता है आप ये इवैल्यूएट कीजिए कि इसमें से सेल के थ्रू कितनी रिकवर होगी। कितनी रिकवर होगी जी सेल के थ्रू? 50 मिलियन। वाई? बिकॉज 31 दिसंबर 2015 के एंड पे सवाल में लिखा हुआ है कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50 मिलियन। इज दिस ट्रू? ऑन 31 दिसंबर क्या लिखा है सवाल में, दोबारा पढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2015 द बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड टू 150 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू वाज रिवाइज्ड टू 50 मिलियन, सो दिस वाज 50 मिलियन। करेक्ट? ओके, सो इसका मतलब यह है कि जो सेल के थ्रू हमें मिलनी है इस 150 में से वो 50 है, यानी कि यूज के थ्रू हमें कितनी मिलनी है? 100। स्टैंडर्ड कहता है इसको प्रोरेट कर लें, इसकी प्रोरेशन बना लें। तो अगर आप प्रोरेशन बनाएंगे ना तो ये वो वाली है 66.67% आपके पास आएगी थ्रू यूज, ऐसे ही है 100/150, और 33.33% आपके पास आएगी थ्रू सेल, ऐसे ही है 50/150। क्या ख्याल है? स्टैंडर्ड कहता है इस टेम्परेरी डिफरेंस को भी इसी प्रोपोर्शन में तोड़ दें। किस प्रोपोर्शन में? यूज को एलोकेट कर दें 66.67% ऑफ 50, सेल को एलोकेट कर दें 33.33% ऑफ 50, विच मीन्स कितना बनता है जी? 33.33 ऊपर वाला और 16.67 नीचे वाला। फिर स्टैंडर्ड कहता है इन दोनों पे अपने अपने रेट लगा दें। यूज के ऊपर क्या रेट है जी? यूज के ऊपर टैक्स रेट क्या है? यूज पे 30% टैक्स रेट है। सेल पे टैक्स रेट क्या है? 0%। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहां से बना लें। क्या बनती है जी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? मेरा ख्याल है 10 बन जाएगी और 0 बन जाएगी, है ना? 33.33 इंटू 30% इज 10, ठीक है ना? एंड द अदर वन इज 0, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी टोटल बनेगी 10। ये है जी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। कोई कहानी समझ आई कैसे मेजर करना है? सबसे पहले, दोबारा मैं बता रहा हूं, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट को दो हिस्सों में तोड़े।
सेल वाला हिस्सा अलग कर लें, यूज वाला हिस्सा वैसे ही बैलेंसिंग निकल आएगा। सेल वाला हिस्सा अलग कर लें, यूज वाला हिस्सा वैसे ही बैलेंसिंग निकल आएगा। ठीक है ना जी। सो सेल एंड यूज की प्रोपोर्शंस निकालकर टेम्परेरी डिफरेंस को उसमें तोड़ लिया और हमने बना लिया कि यार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, इसका जर्नल रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करें जी इसका जर्नल, कैसे, क्या एंट्री होनी चाहिए? सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कर लें 10 से, डेबिट व्हाट, पीएनएल में डेबिट कर दें, डेबिट व्हाट। हाँ जी, नई चीजें पढ़ के पिछले भूलती नहीं जाना। डेबिट व्हाट, ओसीआई। शाबाश, ओसीआई होना चाहिए। जिसने ओसीआई आप में से सोचा या दिल में बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्यू टू रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन इज रिकॉर्डेड वेयर? इन ओसीआई। वेरी नाइस। सो ओसीआई टू डीटीएल 10। अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2016 पे आते हैं। द नेक्स्ट डेट इज 31 दिसंबर 2016। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2016 पे क्या है? 31 दिसंबर 2016 पे ये है कि आपका 42 का रह गया है टेम्परेरी डिफरेंस, हाँ या ना? चेक करें। इनिशियली जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो 42 का रह गया है ना? अब इस 42 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, जरा देखिएगा। अब जो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है वो 42 टैक्सेबल है। अगेन इसको दो हिस्सों में तोड़ना है कि इसमें से यूज से कितना आएगा, कितना टैक्स होगा, और सेल से कितना टैक्स होगा। दो हिस्सों को में तोड़ने की लॉजिक स्टैंडर्ड ने ये बताई है कि इस दिन सबसे पहले कैरिंग अमाउंट देखें कितनी है। दोबारा वही चीज पूरी दोबारा कर रहा हूं तो सो दैट आपके जहन में प्रैक्टिस हो जाए। कैरिंग अमाउंट देखें जी कितनी है। हाँ जी, देखिए कैरिंग अमाउंट इस दिन कितनी है। अगर जिस दिन 42 है उस दिन अगर मैं कैरिंग अमाउंट देखूं, हाँ जी देख रहे हैं अपनी नोटबुक से, अपने रजिस्टर से, 117 है ना? सो 117 is my carrying amount. Okay. Now, how would I bifurcate this carrying amount? How much of this will be recovered through sale and how much through use? जी, सेल से बताएं इस दिन, on this date, what is the estimate of residual value? On 31st December 2016, the estimate of residual value is again no change in estimate of residual value, which means it is again 50 million. देख रहे हैं पॉइंटर, देख रहे हैं मेरा? It is again 50 million. Now if it is 50 million, इसका मतलब है थ्रू यूज आएगा बैलेंसिंग विच इज 67 बैलेंसिंग। तो परसेंटेज बना लेते हैं जी। व्हाट इज 50 डिवाइडेड बाय 117? व्हाट इज द परसेंटेज? 50 डिवाइडेड बाय 117, इट इज रफली 42.7%, है ना? एंड व्हाट इज 67 डिवाइडेड बाय 117? इट इज रफली 57.3%, है ना? बाय द वे, मैं बेशक जवाब बताता भी जाऊं या सॉल्व करता भी जाऊं, आपके पास अपना कैलकुलेटर होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये सारी कैलकुलेशंस करके वेरीफाई कर रहे हो कि भाई ये ठीक किया या नहीं किया। सो 50 बाय 117, 67 बाय 117। अब मैं बना लूंगा, मैं कहूंगा जी यूज के थ्रू 57.3% रिकवरी है, टैक्स है, एंड सेल के थ्रू 42.7% है। तो उसी में तोड़ लेते हैं इसको, 42 को।
57.3% एंड 42.7%, इन्हीं दो प्रोपोर्शंस में तोड़ लेते हैं जी। व्हाट इज द आंसर? यूज के थ्रू बनता है जी हाउ मच? 42 का 24 मिलियन, और सेल के थ्रू बनता है 18 मिलियन। ऐसा ही है, 24 और 18। अब इस पर टैक्स रेट लगा लेते हैं। सो 30% यूज पर लग जाएगा और 0% लग जाएगा सेल पर। ऐसा ही है, तो ये बन जाएगा 10 या 2.4 7.2 तकरीबन 7.2 तकरीबन, और ये बन जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 7.2 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा है या नहीं, बताइए। यहां तक हमने दो बार एक ही कैलकुलेशन रिपीट की है, जो प्रोरेशन वाली कैलकुलेशन है, दो बार रिपीट की है। यहां तक पॉज कीजिए और इसको तसल्ली से जरा गौर से देखिए कि यार ये हमने क्या कैलकुलेशन की है, और साथ ही साथ ये भी सोचिए कि यार अब की बार एंट्री क्या होगी। अब की बार तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ने कम होना है, 2.8 से कम होना है, होना नहीं होना? 2.8 से कम होना है इसने, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ने। तो अब की बार एंट्री क्या होगी, क्रेडिट क्या होगा, साथ ये भी सोचिए। और सोचिएगा कि इसका रीजन क्या था, मैंने क्या लिखा था, वाई ये जो कमी आई है 8 की, ये ड्यू टू व्हाट है। ठीक है, जरा ये भी, इस पे भी सोचिएगा। ठीक है, सो टेक कपल ऑफ मिनट्स और इस पे सोचिए प्लीज। ऑलराइट, सो आई रिज्यूम कि आपने इसको देखा है और आपने ये भी एनालिसिस करने की कोशिश की है कि यार ये जो क्रेडिट है मैंने कहाँ करना है, और आई होप कि आप सही कंक्लूजन तक पहुंच गए होंगे, बिकॉज ये क्रेडिट होना चाहिए पीएनएल में। अच्छा, क्यों पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए? बिकॉज रीज़न बड़ी सादी सी है, रीज़न बड़ी सिंपल सी है। रीज़न ये है कि ये जो डिफरेंस आया था, ये जो टेम्परेरी डिफरेंस में फ़र्क आया है, चेंज आया है, ये ड्यू टू डेप्रीसिएशन है। और डेप्रीसिएशन एज वी ऑल नो इज अकाउंटेड फॉर इन पीएनएल। हेंस ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंज है, ये भी पीएनएल में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो डीटीएल टू पीएनएल 2.8 से हो गया। ठीक है, वी आर डन विद दिस एज वेल। अब हम आ जाते हैं आखिरी जो हमारा है 31 दिसंबर 2016 के ऊपर ही एक दफा दोबारा हम कैलकुलेट करेंगे। 31 दिसंबर 2016 के ऊपर ही हम एक दफा दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, और इस दफा मुझे बताइए जी टेम्परेरी डिफरेंस कितना है। अब की बार टेम्परेरी डिफरेंस है जी 55 का, जो कि हमने ओरिजिनली अपने आंसर में निकाला था। सो 55 का टेम्परेरी डिफरेंस है जी। ठीक है ना जी, और ये 55 का टेम्परेरी डिफरेंस करस्पॉन्ड किस कैरिंग अमाउंट को करता है? 130 की कैरिंग अमाउंट को करस्पॉन्ड करता है। ऐसा ही है। सो 55 के टेम्परेरी डिफरेंस को भी उसी तरह दो लेग्स में तोड़ लेंगे। टेम्परेरी डिफरेंस है 55 का, इट्स अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। वही दो लेग्स में तोड़ेंगे, यूज में और सेल में। नाउ इसको तोड़ने के लिए वही कैरिंग अमाउंट देख लेंगे कि जी ये 130 की है, और फिर देखेंगे इस 130 की कैरिंग अमाउंट से यूज से कितना आना है और सेल से कितना। पहले सेल से देखते होते हैं हम हमेशा, और यूज को हम बैलेंसिंग ले लेते होते हैं। हाँ जी, सो सेल से कितना आएगा जी? सेल से आएगा 50, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू अभी भी क्या है 31 दिसंबर 2016 के एंड पे क्या है? 50, यही लिखा हुआ है सवाल में, इट हैजंट चेंज्ड। और यूज से आएगा 80। सो अगर इसकी परसेंटेज बनाई जाए, यानी कि 50/130 और 80/130, दैट विल गिव द एलोकेशन। सो 50/130 बनता है तकरीबन 38.5%। ऐसा ही है, देखिए
और 80/130 बनता है तकरीबन 61.5%। यही इसकी परसेंटेज बनती है। उसी परसेंटेज पे तोड़ लेते हैं जी। ये तो तीसरी बार अब हम कर रहे हैं, अब तो हम इसके एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। सो यूज से आता है 61.5%, सेल से आता है 38.5%। यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 55 से, तो बनता है जी, यूज की अमाउंट बनती है या यूज से रिलेटेड टेम्परेरी डिफरेंस बनता है 61.5% ऑफ 55, और सेल बनता है 38.5% ऑफ 55। तो यूज बन जाएगा अराउंड 33.8 का टेम्परेरी डिफरेंस, है ना, और सेल बन जाएगा अराउंड 21.2 का टेम्परेरी डिफरेंस। अगर मैं इस पे टैक्स रेट अप्लाई करना चाहूं तो मुझे पता है यूज के ऊपर टैक्स रेट इज 30% एंड सेल के ऊपर टैक्स रेट इज 0%। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स बनाना चाहूं तो तकरीबन 10.14 का डेफर्ड टैक्स बनता है यूज के ऊपर, ठीक है जी, और सेल के ऊपर डेफर्ड टैक्स बनता है निल, 0। तो ये बन जाएगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 10.14। ऐसा ही है। अब एक और क्वेश्चन है जी हमारे सामने। क्वेश्चन ये है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो कि अभी अभी तक, इस एडजस्टमेंट से पहले तक हमारे सामने थी 7.2 की, ऐसा ही है ना। अभी तक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करके ला चुके हैं 7.2 पे। अब उस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बैलेंस को लेके जाना है 10.14 पे। सो 7.2 से कहां लेके जाना है? 10.14 पे। लिहाजा 2.94 से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को ग्रो कराना है, इंक्रीज कराना है। क्रेडिट होगी। सवाल है डेबिट क्या होगा? व्हाट विल बी डेबिटेड? ओसीआई डेबिट होगा, एब्सोल्युटली ओसीआई डेबिट होगा। व्हाई? बिकॉज दिस चेंज अरोज ड्यू टू रीवैल्यूएशन। ठीक है। अब आप एक चीज, एक 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 इंपॉर्टेंट, जब ये हम कर लेते हैं ना ये वाला जर्नल, तो मैं बच्चों से एक बात कहता होता हूं हमेशा, क्या आप अपनी सोच में एक इंपॉर्टेंट चेंज महसूस कर रहे हैं? टैक्सेस से रिलेटेड, IAS 12 से रिलेटेड सोच में जो आपके पहले कॉन्सेप्ट्स थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे, राइट। अगर मैं उसको एक कैनवस के ऊपर डालूं तो जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है ना, अजीबोगरीब एक एक बिखरे हुए थे। अब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं प्रिंसिपल ओरिएंटेड। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि यार एंट्री में कौन सी चीज करस्पॉन्डिंगली रिकॉर्ड होती है और क्यों, कौन सी चीज कैसे कंप्यूट होती है और क्यों, कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस एसेट में रिजल्ट करता है और कौन सा लाइबिलिटी में और क्यों। ये है स्टैंडर्ड्स को पढ़ने का सही तरीका, ठीक है। मैंने पहली बार स्टैंडर्ड्स इस तरह से आज से एक डेकेड से ज्यादा गुजर चुका है, तब पढ़े थे, और आज तक मैं सिर्फ उस नॉलेज को ऐड ऑन कर रहा हूं। मुझे कभी दोबारा स्टैंडर्ड्स खोलने की, हाँ जब स्टैंडर्ड्स अपडेट होते हैं ऑब्वियसली नए स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो एज पार्ट ऑफ आई कैप्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो मैं एज पार्ट ऑफ दैट मैं ज़ाहिर है एक वो एक ऑटोमेटिक भी अपडेट हो जाती है आपकी, और मैं उसको रिवाइज करता हूँ, उसको अपडेट करता हूँ। बट उसके अलावा मुझे कभी स्टैंडर्ड्स की बेसिक्स दोबारा खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह है ये तरीकाकार स्टैंडर्ड्स को पढ़ने का, ये तरीक़ेकार आपने अपनाना है हर स्टैंडर्ड के लिए, सिर्फ IAS 12 के लिए नहीं, हर स्टैंडर्ड के लिए। हर स्टैंडर्ड की जो बुनियादी 6-7 नकात होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, वो आपके जहन में क्लियर होने चाहिए। वंस वो प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए ना, देन कल को स्टैंडर्ड में कोई चेंज भी आएगी ना और कोई आपसे कहेगा यार वो ना IAS 12 में ये चेंज आई है, उन्होंने ना इस चीज की अकाउंटिंग अब बताई है, तो आप पहले उसके बताने से पहले आप बता देंगे कि यार उन्होंने ये अकाउंटिंग बताई होगी। बिकॉज वो बेसिक कॉमन सेंस के पॉइंट्स जिस पे पूरी इनकम टैक्स की अकाउंटिंग रन कर रही है वो आपको पहले से मालूम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच से पढ़ना, ठीक है। दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड टेक वेन एवर यू लर्न अकाउंटिंग। ये वो अप्रोच है जो यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है। यूनिवर्सिटीज में जब आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, तो ये नहीं पढ़ाते कि यार कन्फ्लिक्ट क्या होता है और
उसको रिजॉल्व करने के 4 प्रोसेस क्या हैं और 3 बड़ी थ्योरीज उस पर क्या हैं, ये रट्टे नहीं लगवाते। वो आपको बताते हैं कि यार कन्फ्लिक्ट से एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स क्या हैं, कन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, ठीक है, लोगों की क्या मोटिवेशंस होती हैं, ये है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर इस सवाल में भी ना बच्चों के कुछ कॉमन सवाल होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार आपने 2016 की एंट्रीज को 2 में क्यों तोड़ा। आपने देखा मैंने 2016 की एंट्रीज 2 बार की हैं, एक बार मैंने एंट्री पीएनएल में डाली है, एक बार मैंने एंट्री ओसीआई में डाली है। आपने चेक किया 2016 की एंट्रीज मैंने एक दफा यहां की हैं और एक बार यहां की। बच्चों का अक्सर सवाल होता है यार आपने 2 बार क्यों की। मैंने अपनी आसानी के लिए 2 बार की जी। क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने सिर्फ डेप्रीसिएशन का जो इम्पैक्ट था वो कैप्चर किया, मुझे पता था मैंने उसे पीएनएल में डाल देना जो भी डेफर्ड टैक्स आया। दूसरी बार जो रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है मैंने वो कैप्चर किया और मुझे पता था मैंने उसे ओसीआई में डाल देना है। एज सिंपल एज दैट। मैंने अपनी आसानी के लिए किया। मेरी मशवरा है आप लोग भी ऐसे ही करो। ठीक है। फिर बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में हम एक में कर सकते हैं। करने को तो आप एक में भी कर सकते हैं यार, करने को तो आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स जर्नल बना लें। ठीक है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। इफ यू कंबाइन 2 जर्नल्स इट्स सिंपली 1+1 = 2। इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है। बट एग्जाम में आप हमेशा वो मेथड फॉलो करो जो आपके लिए कन्वीनियंट है और जिससे आपको लगता है कि आप जवाब ठीक निकाल लोगे। ठीक है। सो मैं आपकी जगह बैठा हूँ एग्जाम में तो मैं 2 हिस्सों में बांट के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। ये एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स का होता है। ठीक है। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का कि जी क्या हम किसी एक साइड को तस्वर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ यूज का रेट लगा लें या सिर्फ सेल का रेट लगा लें। ठीक, सिर्फ यूज का लगा लें या सिर्फ सेल का लगा लें, ये अलाउड नहीं है जी स्टैंडर्ड्स में। दिस इज नॉट अलाउड। स्टैंडर्ड्स में जो बता दिया गया कि यूं करना है, अब स्टैंडर्ड अगर चाहता तो यूं भी स्टैंडर्डाइज कर सकता था कि सिर्फ यूज का लगा लो या सिर्फ सेल का लगा लो, नहीं, उसने कहा यूं करना है तो दिस इज व्हाट शुड बी डन। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि अगर एक ही एसिड के मुख्तलिफ तरह से रिकवरी हो सकती है तो उसके टेम्परेरी डिफरेंस को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ा जाता है। करेक्ट जी। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट देखना है या नेक्स्ट जो चीज हमने देखनी है वो यहां हमें एग्जांपल 11 में नजर आ रही है। 2 चीजें हैं, इनफैक्ट 3 चीजें हैं जो हम इस एग्जांपल से समझेंगे। पहली चीज जो हम इस एग्जांपल से समझेंगे वो है कि जी टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन, जिसमें दोनों एरियाज शामिल होते हैं, करंट टैक्स भी होता है, डेफर्ड टैक्स भी होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम आइसोलेटेड सवालात कर रहे थे, यानी कि हमने एक सवाल किया जिसमें सिर्फ करंट टैक्स कर लिया, फिर कुछ छोटे छोटे डेफर्ड टैक्स के बाद पीस मील में सवालात कर लिए। ठीक है ना। हाउएवर अब हम एक सवाल कर रहे हैं जो थोड़ा सा लार्जर सवाल है। वो डेफर्ड टैक्स पूरा कंप्यूट करवाएगा आपसे 1 साल का और करंट टैक्स पूरा कंप्यूट करवाएगा आपसे 1 साल का। तो एक तो ये चीज़ है इस सवाल में जो हम देखेंगे। दूसरा ये हमें बताएगा कि इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है और एक्चुअल टैक्स रेट क्या होता है और इन दोनों को रिकंसाइल कैसे करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चों को दरपेश रहती है। और तीसरा ये हमें बताएगा कि पीएनएल में डिस्क्लोजर नोट क्या डाला जाता है रिलेटेड टू टैक्सेस। ठीक है। पीएनएल डिस्क्लोजर नोट रिलेटेड टू टैक्स एक्सपेंस क्या होता है। ये 3 चीजें हैं जो हमने इंशाल्लाह इस सवाल से सीखनी है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके नोट्स में पेज नंबर 8 पर यह सवाल आ रहा है जी। एग्जाम्पल 11 है IAS 12 की। क्या कहती है एग्जाम्पल? कहता है द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द करंट ईयर इज 100 मिलियन रुपए। Other relevant details are given below. Expenses inadmissible for tax purposes amount to 10 मिलियन रुपए। ठीक है। अब हमें आप थोड़ा सा करंट टैक्स की याद करो अगर कैलकुलेशन, तो हमें याद है कि जी करंट टैक्स में जब हम गए थे तो जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस वगैरह होते थे हम उनको ऐड बैक कर देते थे। ठीक है जी। एग्जेम्प्ट इनकम्स अमाउंट टू रुपीज 5 मिलियन। अगेन
करंट टैक्स अगर हम याद करें तो एग्जेम्प्ट इनकम्स जो हैं वो लेस कर दी जाती थी करंट टैक्स की कैलकुलेशन में। अच्छा, अगली अंग्रेजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुननी है और इसकी उर्दू भी गौर से सुननी है। प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड टैक्स लॉसेस आर नाउ डीम्ड रिकवरेबल एंड शुड बी रिकग्नाइज्ड अमाउंटिंग टू 20 मिलियन। इस अंग्रेजी का उर्दू मतलब क्या है? उर्दू तर्जमा यह है कि हमारे पास कुछ टैक्स लॉसेस मौजूद थे, कुछ टैक्स लॉसेस मौजूद थे जिस पे हमने पहले डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था। क्यों नहीं किया होगा भाई डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड? अब तो आपको सब पता है। इसलिए नहीं किया होगा कि हम उसे इररिकवरेबल समझते थे, हम उसे नहीं समझते थे कि इट कैन बी रिकवर्ड। ठीक है ना? फाइन। हाउएवर अब इस साल में आके हम समझते हैं कि वो रिकवरेबल है, लिहाजा हम समझते हैं कि उनके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट। और वो लॉसेस कितने हैं? लॉसेस हैं 20 मिलियन रुपए के। अच्छा, एक और मजीद बात बता दी मैंने आपको, मैंने कहा दीज लॉसेस आर नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट करंट ईयर्स टैक्सेबल इनकम। मौजूदा साल की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है, फ्यूचर में एडजस्टेबल हो सकेंगे। ठीक, जाहिर है मेरा सवाल है, मेरा अपना सवाल है, मैं उसमें जो मर्जी डालूं, मैं इस सवाल को कॉम्प्लिकेट करने के लिए जो मर्जी उसके अंदर ऐड करूं, इट इज टोटली माई कॉल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है जी, दी कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि पीपी, इंटेंजिबल्स वगैरह, ये तमाम फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। अमाउंट टू ₹100 मिलियन। प्रीवियस ईयर में कैरिंग अमाउंट 120 मिलियन थी, यानी कि डेप्रिसिएशन वगैरह से कम हो गई होगी। लिखा है द टैक्स बेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट्स टू ₹120 मिलियन। प्रीवियस ईयर में ये 150 मिलियन थी। अब ये 150 से 120 पे कैसे आई होगी? टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से। देयर वर नो एडिशंस और डिस्पोजल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपके इस बात को मजीद पुख्ता कर देता है कि जो भी चेंज आया है, जो भी चेंज आया है वो किस वजह से आया है? डेप्रिसिएशन की वजह से। अकाउंटिंग में जो चेंज है वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की वजह से है, और जो टैक्स में चेंज है वो टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से है। ठीक है जी। लिखा है डेफर्ड टैक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹12 मिलियन, यानी कि साल के शुरू पे डेफर्ड टैक्स एसेट के हालत में थे हम, और वो 12 मिलियन रुपए का था। टैक्स रेट जो मौजूदा साल का है वो 30% है, और प्रीवियस ईयर टैक्स रेट 40% था। अब मेरा टैक्स रेट पे आपसे एक सवाल है, क्या ये वो सिचुएशन है जहां पे फ्यूचर ईयर के टैक्स रेट दिए होते हैं, या वो सिचुएशन है जहां पे फ्यूचर ईयर के टैक्स रेट नहीं दिए होते? फ्यूचर ईयर टैक्स रेट्स जो हैं वो गिवन इन लॉ हैं, क्या अज्यूम किया जाए इसके अंदर? नॉट गिवन है। मैंने आपसे ये कहा कि अगर एग्जामिनर खामोश है ना, यहां पे क्या है, खामोश हूं ना मैं, मैंने नहीं बताया कि भाई दिए हुए नहीं दिए हुए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉट गिवन, खत्म बात। अगर दिए होंगे तो फिर एग्जामिनर बताएगा, उस पर पूरा पैराग्राफ एक ऐड करेगा, उसमें टेबल बनाएगा, हर साल का टैक्स रेट आपको बताएगा, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल में करवाया था। ठीक है ना? तो यहां पे फ्यूचर ईयर के टैक्स रेट्स कोई गिवन नहीं है, हर साल का जो करंट ईयर रेट है वही आप अप्लाई करके डेफर टैक्स बनाते रहेंगे। इसका मतलब है पिछले साल आपने क्या रेट लगा के डेफर टैक्स बनाया होगा? बोले जी, पिछले साल क्या कौन सा रेट लगाया होगा आपने? 40%। लेकिन जब इस साल डेफर टैक्स बनेगा तो उस पर क्या रेट लगेगा? 30%। क्या कहता है जी आगे सवाल? क्या कहता है हमें? रिक्वायर्ड क्या है? कहता है कंप्यूट टैक्स एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर। तो मैंने आपसे कहा ना कि पहली बार हम मुकम्मल टैक्स एक्सपेंस निकाल रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर इफेक्टिव टू एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस रिकंसिलिएशन। हम ये भी बात करेंगे कि इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है, एक्चुअल टैक्स रेट क्या होता है। शायद आपने बचपन में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आई डोंट नो। और तीसरा जो मैं आपको दिखाऊंगा इस सवाल में, रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पीएनएल का डिस्क्लोजर कैसा बनता है। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहला काम कर लेते हैं इस सवाल से रिलेटेड। आपके नोट्स में किसी ना किसी डिवाइस पर आपके सामने यह सवाल खुला होना चाहिए।
बिकॉज अब हम थोड़े से हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे ना अपनी स्पीड, हल्के से बड़े सवालों में दाखिल हो रहे हैं, तो आपके सामने ये सवाल खुला होना चाहिए जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल क्लास में आप बोर्ड देख रहे होते हो और सवाल आपके सामने कॉपी पे खुला होता है, या आपके फोन पे खुला हो, किसी भी डिवाइस पे खुला हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है जी, सो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले टैक्स एक्सपेंस बनाना चाहता हूं। टैक्स एक्सपेंस बनाने के लिए मैं करंट टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन पहले कर रहा हूं। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं, मेरे पास मेरी एक और डिवाइस पे सवाल खुला हुआ है जी, तो मैं वहां से सवाल पढ़ रहा हूं। ठीक है जी, सवाल कहता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 100 मिलियन था। मुझे पता है कि मैं करंट टैक्स की कैलकुलेशन 100 मिलियन पीबीटी से शुरू कर दूंगा। मैंने एक दफ़ा करंट टैक्स बनाया हुआ है आप लोगों के साथ, मुझे पता है करंट टैक्स कैसे बनता है। ठीक है जी, 100 मिलियन से शुरू कर दूंगा। कहता है जी इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस जो हैं वो 10 मिलियन है। अच्छा, इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस 10 मिलियन, क्या करूं इसके साथ? एड बैक, है ना। फिर कहता है एग्जेम्प्ट इनकम जो है, एग्जेम्प्ट इनकम वो 5 मिलियन है। क्या करूं, लेस कर दूं? बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड टैक्स लॉसेस अब रिकवरेबल हैं। अच्छा, वो तो उसका इफेक्ट तो डेफर्ड टैक्स पे जाएगा कि ये इस ईयर की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते। तीसरी बुलेट में ये कहा गया है ना। इसका मतलब है कि इसका करंट टैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। करेक्ट, बिकॉज ये लॉसेस जो हैं वो करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। कहता है जी कैरिंग अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स की 120 मिलियन से गिरकर 100 मिलियन रह गई है। तो ये क्या होगा फिर? इसका मतलब है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, याद है ना 20 मिलियन एड बैक कर देते होते हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं मानता टैक्स वाला। और टैक्स बेस 150 से गिर के 120 रह गई है। इसका मतलब क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन ये मान लेता है वो अदले का बदला, याद है ना करंट टैक्स की वर्किंग में। 150 के बजाय सॉरी 20 के बजाय 30 मिलियन मान ली जाएगी। फिर कहता है डेफर्ड टैक्स एसेट जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे इतना था, एप्लीकेबल टैक्स रेट इतना है, बस दैट्स इट। इसका मतलब है करंट टैक्स से रिलेटेड और कोई आइटम हमारे सामने नहीं है। तो हमारा टैक्स प्रॉफिट बन जाएगा। बनाइए जी, टैक्स प्रॉफिट कितना बनता है? टैक्स प्रॉफिट बनता है 95 मिलियन। करेक्ट। और इसके ऊपर अगर मैं टैक्स रेट लगा दूं तो मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा 95 का 30%, 28.5 मिलियन। ठीक है जी, ये मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस बन गया। आसान है, आई थिंक क्वाइट इजी है ना। अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्स की। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो है वो निकालना करंट टैक्स की तरह नहीं है, किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में बिल्कुल अलग है। डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए आपको हमेशा डेफर्ड टैक्स के दोनों बैलेंसेस बनाने पड़ते हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। सवाल दो इकसाम के हो सकते हैं, याद रखिएगा। एक किस्म का सवाल यह होगा जो आप पे थोड़ा सा मेहरबान होगा और उसमें ओपनिंग गिवन होगा। दूसरा सवाल यह होगा जिसमें ओपनिंग गिवन नहीं होगा बल्कि ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो बिल्कुल जैसे आप क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स का बैलेंस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन चूंकि गिवन होगी तो आप ओपनिंग बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप ओपनिंग बना लेंगे। ठीक है, इस सवाल में क्या है, कोई बता सकता है? क्या इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस गिवन है? गिवन है, बिल्कुल गिवन है। इस सवाल में बताया गया है कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स जो है वो 12 का रुपीज इन मिलियंस
डेफर्ड टैक्स 12 का एसेट है। ए 12 का एसेट है। ए इज फॉर एसेट। हाउएवर अगर ये सवाल में गिवन ना होता तो याद रखें इस सवाल में इंफॉर्मेशन भी गिवन थी टू कैलकुलेट ओपनिंग डेफर्ड टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस ना गिवन होता, फर्ज कर लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो क्या मैं इंफॉर्मेशन से बना सकता था ओपनिंग बैलेंस? बिल्कुल बना सकता था। कैसे जरा देखिएगा। मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स की कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस है, ओपनिंग दी हुई है। कैरिंग अमाउंट दी हुई है ओपनिंग 120 की, टैक्स बेस दी हुई है ओपनिंग 150 की। चेक कर लें सवाल में, ऐसे ही है। हाँ जी चेक किया, ऐसे ही है ना। तो यहां से टेम्परेरी डिफरेंस जो बनता है वो बनता है 30 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। वाई? अगर वो आप जो आपका रटे वाली साइंस थी, याद है ना आपको, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस। दिस बेसिकली मीन्स कि वी हैव रिकॉर्डेड मोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अथॉरिटीज हैव गिवन अस लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। आज तक उन्होंने हम पे जुल्म किया है। ये जुल्म वो बराबर करेंगे, हम उनसे वापस लेंगे, इस जुल्म का हिसाब लेंगे इन द फ्यूचर। ठीक है ना। सो अगर मैं डेफर्ड टैक्स बनाऊं, अच्छा रेट क्या लगेगा, ये भी एनालाइज कर लेते हैं। रेट क्या लगेगा जी? टैक्स रेट क्या लगेगा? पिछले साल के एंड पे क्या रेट था जी? 40%। बिल्कुल ठीक है। सो अगर डेफर्ड टैक्स बनाया जाए तो डेफर्ड टैक्स बनेगा 12 का एसेट। 30 इंटू 40%, 12 का एसेट। अच्छा इसमें अब टैक्स लॉसेस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। टैक्स लॉसेस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि पिछले साल तक हम क्या समझते थे कि टैक्स लॉसेस जो हैं वो रिकवरेबल नहीं है। टैक्स लॉसेस पिछले साल तक हम ये समझते थे नॉट रिकवरेबल। करेक्ट। तो यहां से मैंने आपको दोनों बता दिया। अगर आपको सवाल में गिवन हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ओपनिंग बन गया। अगर इंफॉर्मेशन दी हो तो आप बना लें। मतलब दोनों तरह के सवाल मैंने आपको सिखा दिए कि कैसे कर सकते हैं। दोनों का जवाब एक ही है, 12 का डेफर्ड टैक्स एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एग्जिस्ट करता था। करेक्ट। इसी तरह हम ईयर एंड के ऊपर भी डेफर्ड टैक्स बना लेंगे। ठीक है ना जी, आइए बना लेते हैं। बड़ा सिंपल है। क्लोजिंग। सो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट्स की, तो क्लोजिंग में उनकी कैरिंग अमाउंट है 100 की और उनकी टैक्स बेस है 120 की। ऐसे ही है, सवाल में देख लें। टेम्परेरी डिफरेंस बनता है 20 का डिडक्टेबल। हम अपनी इस पे वो रट्टा भी लगाएं, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस वाला, तो वही है। ठीक है जी। हमारा रेट है अब 30%। हम सबको पता है कि 30% अब रेट हो गया, सवाल में लिखा हुआ है। डेफर्ड टैक्स बनता है इस पे 6 का एसेट। ये हो गया जी 6 का एसेट। क्लियर है जी? ठीक। टैक्स लॉसेस जो कि नॉट रिकवरेबल हैं अब रिकवरेबल डीम कर दिए गए हैं। ठीक है। एक छोटी सी चेंज कीजिए सवाल में। टैक्स लॉसेस कितने के दिए हुए? 20 के। एक छोटी सी चेंज कीजिए सवाल में मेरे कहने पे, एंड यू विल जस्ट नो इन अ मोमेंट वाई मैं छोटी सी चेंज करा रहा हूं। 30 कर दीजिए इसको। क्या कर दूं इसको? 30 कर दें। छोटी सी चेंज है, मेरा सवाल है, मैं जो मर्जी कराऊं, मैं 20 से 120 करा दूं इसको। ठीक, 30 कर दीजिए इसे। I'll tell you why. So टैक्स लॉसेस अब रिकवरेबल हो गए हैं। सो 30 के टैक्स लॉसेस पे 30% का रेट लगाओ तो क्या बनता है जी? 30 के टैक्स लॉसेस पे 30% का रेट 9 का एसेट बनता है जी। तो ये एसेट बनता है जी अब 15 का। सो क्लोजिंग एसेट क्या बनता है? 15 का। करेक्ट।
मैंने बेसिकली इसको चेंज इसलिए कराया कि अगर मैं ये चेंज ना कराता तो क्लोजिंग भी 12 का ही बन जाता, मजा ना आता, ठीक है ना। क्लोजिंग बनता है 15 का। तो यहां से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बनता है या डेफर्ड टैक्स इनकम बनती है आपके ख्याल में, क्या बनता है? देखो ना, एंट्री क्या करोगे आप एंट्री करोगे डेफर्ड टैक्स एसेट विल इंक्रीज बाय 3, हाँ या ना बोलो। डेफर्ड टैक्स एसेट विल ग्रो बाय, इंक्रीज बाय 3, है ना, 12 से 15। व्हाट विल यू क्रेडिट? अच्छा, why has this changed? This has changed due to two reasons. One reason is fixed assets की depreciation. The other reason is tax losses. Now both these items are related to P&L. Both these items, depreciation हो, tax losses का impact हो, दोनों P&L में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसा सच है या नहीं? झूठ झूठ तो नहीं है ना, सच है। तो ये दोनों रिकॉर्ड होंगे P&L में। लिहाजा क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि जी P&L में करंट टैक्स एक्सपेंस है 28.5 का, तो डेफर्ड टैक्स इनकम है 3 की। P&L में करंट टैक्स एक्सपेंस है 28.5 का, तो डेफर्ड टैक्स इनकम है 3 की। लिहाजा टैक्स एक्सपेंस जो P&L में आ रहा है वो आ रहा है 25.5 मिलियन का। यहां पर आपकी वो जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें, वो कंप्लीट हो गई है जी। इसको तसल्ली से एक दफा देखिए, जरा पॉज कीजिए, अच्छी तरह इसको देखिए, और फिर मैं जो इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं जवाब देता हूं जी। ठीक है, तसल्ली से इसको एक दफा पॉज करके देखिए जी। चलिए जी, आई होप आपने इसको देखा है, तसल्ली से अच्छी तरीके से देखा है इसको। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक जो तकरीबन जब हर दफ़ा जब मैं कराता हूँ इसको क्लास में, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि यार ये सारा का सारा आपने P&L में डाल दिया है, व्हाट इफ के इसमें कुछ OCI का इम्पैक्ट होता तो हम क्या करते? ठीक है ना, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील एट ऑल। हम अगर OCI का इम्पैक्ट हो तो हम उसको वहीं सेपरेट कर लेते हैं टेम्परेरी डिफरेंस में। मिसाल के तौर पर, सो व्हाट इफ, क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इफ sum of the difference related to OCI? अच्छा, उस केस में सवाल में क्या दिया होगा? सवाल में ये दिया होगा कि यार ये जो एसिड की टैक्स, जो कैरिंग अमाउंट है ना एसिड की, ये करंट ईयर की 100 है और लास्ट ईयर की 120 थी। ये तो लिखा हुआ है सवाल में, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ ऐसा सवाल में? लिखा हुआ है ना? ठीक है। साथ ही ये बताया होगा कि करंट ईयर एंड पे एसेट को एट करंट ईयर एंड assets were revalued and a gain of 5 million was recorded in OCI। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आएगी इससे। अच्छा, तो ये यूं है कि हमने जो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स बनाया है, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स, उसमें जो PPE है उसकी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, राइट। सो कैरिंग अमाउंट तो वही बनती है 100, टैक्स बेस वही 120, टेम्परेरी डिफरेंस वही 20, टैक्स रेट वही 30%, और डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, क्योंकि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है 6 का। हाउएवर आप फौरी तौर पे कहेंगे कि यार इसमें अब 2 कंपोनेंट्स हैं,
क्या दो कंपोनेंट्स हैं? इस 6 के एसेट में से 1.5 की लायबिलिटी रिलेट करती है रीवैल्यूएशन से। कैसे मैंने कहा 1.5 की लायबिलिटी? ये एनालिसिस मैंने कैसे किया? मैंने कहा यार 5 मिलियन का गेन आया है, अब टैक्स वाला तो कोई गेन नहीं मानता। इसका मतलब है कि असल में, और से देखिएगा, असल में ये एसेट 95 के थे और ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 25 का था, और ये 30% रेट लग के ये एसेट असल में 7.5 का बनता था। समझ आ रही है नहीं? रीवैल्यूएशन से पहले। बट जब रीवैल्यूएशन हुई तो ये 100 पे पहुंच गया। अकॉर्डिंगली डेफर्ड टैक्स एसेट 7.5 से 6 का रह गया, यानी कि 1.5 से कम हो गया। बात समझ रहे हैं? सो ये 1.5 की जो कमी है डेफर्ड टैक्स एसेट में, ये लाइबिलिटी हुई ना। एसेट कम हो रहा है तो इफेक्टिवली लाइबिलिटी साइड पे जा रहा है ना। ये जो 1.5 की कमी है डेफर्ड टैक्स एसेट में, ये रिलेट करती है रीवैल्यूएशन से। करेक्ट? ऐसा है या नहीं? बोलिए। और जो बाकी एसेट है हमारा, जो कि 7.5 का एसेट बनता है, वो रिलेट करता है डेप्रीसिएशन के डिफरेंसेस से। तो ये इन दोनों को मैं नेट कर लूं तो ये 6 का एसेट बन जाता है। बात समझ आई? 7.5 का एसेट भी आपको मैंने इधर ही दिखा दिया कैसे बनता है। ठीक है ना? ओके। अच्छा, फिर टैक्स लॉसेस हैं जी। टैक्स लॉसेस हैं जिसके ऊपर हमने क्या किया है, हमने टैक्स लॉसेस के ऊपर 30% ले लिया है, तो ये 9 का एसेट बन गया है जी। ठीक है, तो एक मेरा 6 का एसेट है और एक मेरा 9 का एसेट है, 9.0 का एसेट है। तो मेरा एसेट तो वही रहेगा 15। अगर मेरा ओसीआई का इसमें कोई आइटम होगा तो मेरे एसेट में फर्क नहीं आएगा, एसेट तो मेरा वही 15 का है। फर्क आएगा मेरी एंट्री में। मेरा जर्नल क्या होगा, जरा गौर से सब लोग देखेंगे, गौर से, बिकॉज ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। ठीक है ना? कॉशियसली देखें सब। मेरा जर्नल होगा ओसीआई डेबिट बाय 1.5, deferred tax asset debit by 3.0 and P&L credit by 4.5। ये होगा जी मेरा जर्नल। बात समझ आई? ये है डेफर्ड टैक्स का जर्नल। ये बेसिकली दो जर्नल्स को मिलाकर बना है। आप पूछोगे कौन से दो जर्नल्स? बहुत सिंपल। पहला जो जर्नल है वो है ओसीआई वाला, जहां पर ओसीआई डेबिट हो रहा है और डीटीए कम हो रहा है 1.5 से। ठीक है, पहला क्या है, जहां पे ओसीआई डेबिट हो रहा है और डीटीए एक्चुअली कम हो रहा है 1.5 से। चेक कर रहे हो ना? मैंने कहा था ना कि अगर सवाल के अंदर, अगर सवाल में ये रीवैल्यूएशन गेन ना हम अज्यूम करते, जो हमने सवाल में ये अज्यूम ही किया ना, ये तो अज्यूम्ड चेंज है, सवाल में इमेजिनरी चेंज है, जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। ठीक है ना? जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम ये अज्यूम्ड चेंज ना रखते सवाल में, तो हमारा पीपी होता से 95, 120, 25 और 30%। हमने कहा जी इसमें 5 मिलियन जो है वो रीवैल्यूएशन भी है, तो रीवैल्यूएशन के बाद
वो बन गया इतना। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि वो 7.5 के एसेट से कम होकर 6 का एसेट रह गया। ऐसे ही है ना। सो टेक्निकली स्पीकिंग OCI डेबिट, DTA 1.5 से क्रेडिट, ये है रीवैल्यूएशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स, ये अलग हो गया। सिमिलरली DTA डेबिट एंड PNL क्रेडिट 4.5, ये है डेप्रीसिएशन प्लस टैक्स लॉसेस दोनों का मिला के, डेप्रीसिएशन एंड टैक्स लॉसेस दोनों का मिला के उनका डेफर्ड टैक्स। बात समझ आ रही है? तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर इसके अंदर OCI का कंपोनेंट भी हो तो कोई प्रोरेशन वगैरह नहीं करते हैं, ये तो पहले याद रखिएगा जहन में। ठीक है, सिंपली जो भी OCI का कंपोनेंट है वो पूरा अलग कर लेते हैं। ठीक है, पूरा कंपोनेंट अलग कर लेते हैं। और पूरा कंपोनेंट अलग कैसे किया हमने? बहुत सिंपल तरीके से किया। हमने कहा यार अगर सिंपल इस OCI की वजह से जो डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हो रहा है वो देखें तो वो कितना है, वो है 1.5। 1.5 OCI डेबिट, DTA क्रेडिट, एक्चुअली लाइबिलिटी की रिकॉर्ड होती है। आपको पता है ना रिवैल्यूएशन गेन की वजह से क्या रिकॉर्ड होता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, है ना। तो DTA क्रेडिट कम हो जाएगा, DTA OCI डेबिट DTA क्रेडिट। और इसको आप कह सकते हो कि ये बैलेंसिंग है। अच्छा, या तो इसको बैलेंसिंग करके समझ लो, या आप इसको बैलेंसिंग के बगैर भी समझ सकते हो एक्चुअली। अगर आप बैलेंसिंग के बगैर समझना चाहते हो तो आप बैलेंसिंग के बगैर भी इसको समझ सकते हो। कैसे भला? अगर मैं इग्नोर कर दूं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं इग्नोर कर दूं इस रीवैल्यूएशन को, तो क्या मेरा PPE का बैलेंस और उस पे डेफर्ड टैक्स इतना बनता है? अगर मैं इस रीवैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट ना करूं तो क्या मेरा PPE का बैलेंस और उस पे डेफर्ड टैक्स इतना बनता है? मेरा PPE का बैलेंस होगा 95, क्योंकि 5 की मैंने रीवैल्यूएशन इग्नोर कर दी है, राइट, है ना। टैक्स बेस होगी 120, टेम्परेरी डिफरेंस 25, टैक्स रेट 30%, एसेट 7.5। सबसे पहले तो ये समझे, ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं इसके अंदर अगर हम ये कहें कि जी हम रीवैल्यूएशन को इग्नोर कर देते हैं, टोटली इग्नोर कर देते हैं, तो क्या ये इतना बनता है? बिल्कुल ऐसा ही है, 7.5 बनता है। और इसमें टैक्स लॉस ऐड कर दिया जाए 9 का, राइट, तो 7.5 और 9 कितना बन जाता है जी? 16.5। 16.5 का क्लोजिंग नंबर बन जाता है। रीवैल्यूएशन को अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, रीवैल्यूएशन को सिरे से इग्नोर कर दिया, तो 16.5 का क्लोजिंग एसेट बन जाता है। ओपनिंग एसेट क्या था? 12 का। तो आप ये जो 4.5 PNL में आ रहा है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 12 से 16.5 तक जाएं तो 4.5 का इंक्रीज है। अगर रीवैल्यूएशन को इग्नोरिंग रीवैल्यूएशन हम देखें तो 4.5 का इंक्रीज बनता है। ये बात क्लियर हो गई? सो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। जो PNL में अमाउंट रिकॉर्ड हो रही है इसको आप डेफर्ड टैक्स एसेट टू PNL करके भी देख सकते हैं, यानी कि बैलेंसिंग नंबर रख के भी। और फिर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यार अगर मैं रीवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर ना करता तो ये बैलेंस बाकी 16.5 बनता। ठीक,
ये एक मिसाल से जनरली ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इस पे हम अभी एक दो एग्जांपल्स और करेंगे इसके फौरन बाद अगली स्लाइड्स पर। ये स्लाइड, ये जो मैंने एक एग्जांपल दी है, इसको व्यू करें, पॉज करें ज़रा, इसको डिसाइफर करने की कोशिश करें, फिर इसकी एक दो मिसालें जब हम और करेंगे फिर आपको ये ऐसे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है ना चीज़ें, वैसे आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है जी, क्विकली ज़रा इसको पॉज कीजिए और इसको व्यू कीजिए प्लीज़। ऑलराइट, आई होप आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेन इन्वेस्ट किया। अगर ब्रेन इन्वेस्ट किया है तो आइए जी ज़रा हम इसी की कुछ एग्जांपल्स और करते हैं और देखते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। फर्ज कीजिए जी, एक कंपनी है, उसके पास ये बैलेंसेस थे 31 दिसंबर 2021 पर और 31 दिसंबर 2022 पर। ये बैलेंसेस थे इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2021 पर उसके पास पीपीई था, फर्ज कर लीजिए 100 मिलियन, और उसकी टैक्स बेस थी 80 मिलियन। इसी तरह उसके पास इंटेंजिबल्स थे, उसकी कैरिंग अमाउंट थी 50 मिलियन और उसकी टैक्स बेस थी 20 मिलियन। इसी तरह उसके पास कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर BD लिख रहा हूं, मींस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कंफ्यूज नहीं होना। उसकी कैरिंग अमाउंट थी 20 मिलियन और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की टैक्स बेस क्या होती है? हाँ जी, सब लोग जरा यक जबान होके बोलेंगे, हम सबको मालूम है, जीरो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की टैक्स बेस होती है जीरो। इसी तरह जी ईयर एंड के ऊपर यानी कि 31 दिसंबर 2022 पे सारे बैलेंसेस हैं हमारे पास। पीपी की कैरिंग अमाउंट 90, टैक्स बेस फर्ज कर लीजिए 70, इंटेंजिबल्स की कैरिंग अमाउंट 40, टैक्स बेस फर्ज कर लीजिए 15, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कैरिंग अमाउंट 30, और टैक्स बेस आपको पता ही है इसकी जीरो होती है। ठीक, साथ आपको बताया हुआ है जी कि ड्यूरिंग द ईयर PPE and intangibles were revalued resulting in OCI gain of rupees 10 million and rupees 5 million respectively। ठीक है, टैक्स रेट आपको बताया हुआ है 30%। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, आपने अगर डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करना है और उसका स्प्लिट बनाना है कि यार इसमें से कितना P&L में रिकॉर्ड होना है और कितना OCI में रिकॉर्ड होना है, तो आप क्या करोगे? सवाल आई होप सबको बड़ा क्लियर है। कुछ ओपनिंग कैरिंग अमाउंट्स हैं, टैक्स बेसिस हैं, कुछ क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट्स हैं, टैक्स बेसिस हैं। साल के दौरान एक रीवैल्यूएशन हुई हुई है जिसकी वजह से एक OCI गेन आया है। पीपी पे 10 मिलियन का आया है, इंटेंजिबल पे 5 मिलियन का आया है। ठीक है ना, सबसे पहले हम ओपनिंग बनाने लगे हैं जी। देखिएगा, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करने लगे। ओपनिंग कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है। ओपनिंग में जी मैं बना रहा हूं पीपी इंटेंजिबल्स प्रोविजन। सो कैरिंग अमाउंट पीपी की 100, इंटेंजिबल्स की 50, प्रोविजन की 20, टैक्स बेस पीपी की 80, इंटेंजिबल्स की 20, प्रोविजन की 0, जो कि सवाल में दी हुई थी। टेम्परेरी डिफरेंस, अच्छा टेम्परेरी डिफरेंस कैसे है जी?
देख लीजिए प्लीज, टेम्परेरी डिफरेंस पीपी पे 20 का टैक्सेबल, ठीक कह रहा हूं, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। इंटेंजिबल्स पे 30 का टैक्सेबल, ठीक कह रहा हूं, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। प्रोविजन पे 20 का डिडक्टेबल, प्रोविजन एक क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जिसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, बाय द वे, प्रोविजन को स्टैंडर्ड्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स नहीं कहते, इसका बड़ा एक फैंसी सा नाम है स्टैंडर्ड्स में, इसको बोलते हैं अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। और इसकी कैलकुलेशन और इसकी जो अकाउंटिंग है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी का समंदर है, ठीक है। IFRS 9 में हम देखेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ योर कोर्स, ठीक है। अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस बोलते हैं इसे, बहरहाल हमने इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल दिया अभी, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में अभी फिलहाल वही पढ़ा हुआ है। डन। सो इसकी क्योंकि कैरिंग अमाउंट वाज ग्रेटर देन टैक्स बेस एंड इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, तो हम इसको डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कह रहे हैं उस लॉजिक पे। और अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि जी आज मुझे उसने एक्सपेंस नहीं दिया, फ्यूचर में दे देगा, तो वो आज जुल्म कर रहा है, फ्यूचर में एहसान करेगा, तो वो 20 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनता है। सो टोटल टेम्परेरी डिफरेंस देख लेते हैं जी, क्या बन रहा है मेरा। टेम्परेरी डिफरेंस बन रहा है मेरा 20 30 20, ये बन जाता है 30 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इकट्ठा ही लगा लेता हूँ इस पर टैक्स रेट, तो मेरी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है साल के स्टार्ट पे 9 मिलियन की, ठीक है। रुपीज इन मिलियंस कह देते हैं, सारा कुछ इन रुपीज इन मिलियंस है, ठीक है। सिंपल इनफ, आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। इसी तरह हम क्लोजिंग भी बना लेते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, क्लोजिंग बना लेते हैं। अच्छा, क्लोजिंग में अगेन वही पीपी, इंटेंजिबल्स, प्रोविजन, ठीक है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट जो है वो 90 40 30 है, 70 15 और 0, है ना। सो टैक्स जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो बनेगा 20 का टैक्सेबल, क्यों, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, ठीक है जी। फिर जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो बनेगा 25 का टैक्सेबल, अगेन क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, और यहाँ पे बनेगा 30 का डिडक्टेबल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी प्रोविजन के ऊपर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आता है। तो ये नेट पे टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा जी 15 टैक्सेबल, ऐसा ही है। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपके पास 15 का 30%, विच इज 4.5 की लाइबिलिटी, करेक्ट। अब हमारी एक चीज तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर, कि भाई हमने लाइबिलिटी 4.5 मिलियन से कम करनी है, ये तो बहुत क्लियर है या नहीं। इस पे पहले अपने जहनों को जरा थोड़ा सा यहां पॉज कीजिए, इस पे अपने जहनों को पहले क्लियर कर लीजिए कि जी क्या ये 100% क्लियर है कि लाइबिलिटी जो है वो 4.5 मिलियन से हमने कम करनी है। करेक्ट। सो ये तो बड़ा क्लियर है। बेसिकली इशू आता है कि यार ये जो 4.5 से कम करनी है, ये जो एंट्री करनी है 4.5 की, DTL डेबिट बाय 4.5, इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस साल के दौरान कुछ OCI आइटम्स भी हैं, PNL आइटम्स भी हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट
एग्जाम्पल में बताया। बेस्ट तरीका यह है कि आप OCI आइटम्स आइडेंटिफाई कर लें, उसकी अमाउंट को मेजर कर लें, और जो PNL आइटम है उसको बैलेंसिंग रख के देख लें। टोटल 4.5 ही होना चाहिए, ठीक है। 4.5 से लाइबिलिटी कम हो रही है, टोटल क्या होना चाहिए? 4.5 से लाइबिलिटी कम हो रही है, ऐसे ही। OCI आइटम्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। OCI में जी थोड़ा सा सवाल देखें और मुझे देख के बताएं, OCI में साल के दौरान कितने गेन्स रिपोर्ट हुए हैं जी? PPE में 10 मिलियन, इंटेंजिबल में 5 मिलियन। इसका मतलब है OCI में कितना गेन रिपोर्ट हुआ साल के दौरान? OCI में गेन रिपोर्ट हुआ साल के दौरान 15 मिलियन का। इसका मतलब है इसकी एंट्री क्या हुई होगी? इसकी एंट्री हुई होगी एसेट्स डेबिट, वट एवर एसेट्स, वेदर इट्स PPE और इंटेंजिबल्स, ठीक है ना। या इसको एसेट्स में स्प्लिट कर देता हूं, PPE डेबिट बाय 10, इंटेंजिबल डेबिट बाय 5 एंड OCI क्रेडिट बाय 15, ये एंट्री हुई होगी। अच्छा, साथ ही फिर इस पे डेफर टैक्स आ जाएगा। आपको पता है OCI गेन के ऊपर तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आती है, सीखी हुई है हमने ये चीज। डेफर टैक्स आ जाएगा 4.5 का 30% पे, तो ये बन जाएगा OCI डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट 4.5 मिलियन। ऐसा है या नहीं? बोलिए। इसका मतलब पता है मतलब क्या है? हमने OCI आइटम को मेजर कर लिया कि भाई जी OCI आइटम में तो 4.5 मिलियन से लाइबिलिटी बढ़ रही है। OCI में क्या रिकॉर्ड करना है? इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन इन लाइबिलिटी, हाँ या ना? बोलिए। यही बनाया ना OCI में, ये जो बनाया आपने। इसका मतलब है PNL में क्या हो रहा होगा? बैलेंसिंग अगर मैं ले लूं तो लाइबिलिटी में 9 मिलियन का डिक्रीज हो रहा होगा, हाँ या ना? ऐसा है या नहीं? लाइबिलिटी में PNL में एक्चुअली ये एंट्री हो रही होगी, DTL डेबिट, PNL क्रेडिट 9 मिलियंस, करेक्ट। सो ये OCI की एंट्री बन गई नंबर 1, और ये PNL की एंट्री बन गई नंबर 2, जो मैंने बैलेंसिंग ले ली। अब अगर इन दोनों एंट्रीज को मैं मिला के कर दूं ऊपर आपके सामने, तो मेरी इस साल की एंट्री बन जाती है, विच इज DTL डेबिट बाय 4.5, OCI डेबिट बाय 4.5 एंड PNL क्रेडिट बाय 9। तो अगर आपने आपसे कोई पूछे कि यार PNL में इनकम कितनी जाएगी, तो आप कहेंगे जी PNL में इनकम जाएगी 9 मिलियन की इस साल। OCI में लॉस कितना जाएगा? तो OCI में लॉस जाएगा 4.5 मिलियन का इस साल। इज दिस करेक्ट? इज दिस क्लियर इन योर ब्रेन्स? इट इज क्वाइट इजी एक्चुअली। ये बच्चों को पता नहीं बचपन में क्यों इसको मुश्किल करके पढ़ाया जाता है, प्रोरेशन और आई डोंट नो वट एवर, बट दिस इज रियली इजी। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेजर आइटम्स अदर देन PNL। अगर मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊं तो कॉन्सेप्ट ये है कि बुनियादी तौर पे 3 चीजों से मिलकर आपकी डेफर टैक्स की मूवमेंट बनेगी। वो चीजें जो OCI में रिकॉर्ड होती हैं, वो चीजें जो इक्विटी में रिकॉर्ड होती हैं, और वो चीजें जो PNL में रिकॉर्ड होती हैं। जो डेफर टैक्स में मूवमेंट है ना, डेफर टैक्स में चेंज है जिसको आप कहते हैं चेंज या मूवमेंट, वो यहां रिकॉर्ड होती है। आपने मेजर कर लेना है OCI में कितनी आएगी जी, कैलकुलेट कर लेनी है। मेजर के बजाय मैं लफ्ज कैलकुलेट इस्तेमाल कर लेता हूं सो दैट आपको याद रहे, एज अ फॉर्मेट, एज अ फॉर्मूला। आपने कैलकुलेट कर लेना है इक्विटी में कितनी आएगी जी। अच्छा, आप कहेंगे यार इक्विटी की कोई एग्जांपल्स कराओ। हम फ्यूचर क्लासेस में इसकी एग्जांपल्स करेंगे। आज तक आपने इक्विटी में डेफर टैक्स का सिर्फ एक ही एग्जांपल पढ़ा है, जो IS 8 में हुआ करता था, ओपनिंग रिटेन अर्निंग को छेड़ना। फ्यूचर में आप पढ़ोगे कि इक्विटी में डेफर टैक्स कैसे हिट होता है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, फॉर एग्जांपल शेयर बेस्ड पेमेंट्स में होता है। आप इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ोगे।
और बाकी जो रह जाएगा बैलेंसिंग, वो आप कह दो जी P&L है। एज सिंपल एज दैट। बात समझ आ गई? हाउ इज deferred tax change bifurcated into different amounts? हाँ जी बोलिए। तो क्या मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि आपको टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट करना आ गया? याद रखिए, ये टैक्स एक्सपेंस कंप्यूटेशन का इंटेग्रल हिस्सा है कि आपको पता हो कि जो डेफर्ड टैक्स में आया है उसमें से कितना P&L में डालना है, यानी कि टैक्स एक्सपेंस में डालना है, और कितना OCI में डालना है। OCI जो है वो P&L में जो टैक्स एक्सपेंस की लाइन होती है, जाहिर है वो फिर OCI में अगर कोई चीज नजर आएगी तो वहां तो P&L में तो नजर नहीं आएगा ना वो। और कितना इक्विटी में डालना है, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस में सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो P&L में डालने वाला है, P&L में जाने वाला है। दिस हैज टू बी परफेक्टली क्लियर इन योर ब्रेन्स, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो मैंने आपसे अर्ज की कि जी ये सवाल हमें तीन चीजें सिखाएगा। पहली चीज हमने सीख ली कि अच्छा जी टैक्स एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। P&L में कितनी अमाउंट जाती है वो हमने देख लिया, ओके फाइन। दूसरी चीज जो इसने हमें सिखानी है वो है इफेक्टिव टू एक्चुअल टैक्स रेट, ठीक है। इफेक्टिव टू एक्चुअल टैक्स रेट, अब ये क्या होता है, और दिस विल बी द लास्ट थिंग दैट वी विल कवर इन दिस क्लास इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो हमारे दो चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे। वो छोटी छोटी दो चीजें हैं, एक जो ये डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेस है, और दूसरा जो डिफरिंग इंप्लीकेशंस है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है जी। इंशाल्लाह लेक्चर 6 में हम ये कवर कर रहे होंगे, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इफेक्टिव एंड एक्चुअल टैक्स रेट की, उससे मुराद क्या है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय इफेक्टिव एंड एक्चुअल टैक्स रेट? देखिए जी, इफेक्टिव टैक्स रेट कंप्यूट किया जाता है कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। पूछा जाता है कि यार P&L में टैक्स एक्सपेंस कितना है, और कहा जाता है इसे डिवाइड कर दो PBT से। हाँ जी बोलें, बता सकते हैं P&L में टैक्स एक्सपेंस कितना हमने रिकॉर्ड किया? वी रिकॉर्डेड 25.5 in our question, correct? How much was our PBT in the question? It was 100 million in the question, ठीक है जी, ओके। तो कहा जाता है कि यार 25.5 by 100 is 25.5%. So our effective tax rate is 25.5%. जबकि एक्चुअल टैक्स रेट क्या होता है? वो टैक्स रेट जो आजकल चल रहा है, जिसको लगा के आपने अपना डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स और सारे टैक्सेस बनाए हैं, ठीक है जी। इट इज व्हाट? 30%। नाउ अब चूंकि हम अकाउंटेंट्स ने डेफर्ड टैक्स भी इजाद कर दिया है, आपको याद है ना डेफर्ड टैक्स क्यों इजाद हुआ था? याद है वो डेफर्ड टैक्स की इजाद वाला सवाल कि जी डेफर्ड टैक्स जिस लैब में बना था उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे? वो इजाद ही इसलिए हुआ था कि याद है आपको वो इंजीनियर भाई थे, उनको 10% एक साल मिला था रेट, फिर 20% नजर आया था रेट, फिर 30%, और वो इतने कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने कहा था यार ये क्या फजूल बात है। और हमने एक ऐसी चीज इजाद की जिसके बाद वो रेट अक्रॉस द बोर्ड 30% हो गया था, याद है ना? वो 10,
20, 30, 40, 50 के बजाय वो अक्रॉस द बोर्ड 30 हो गया था। अगर नहीं याद तो अभी जाके देखिए वो लेक्चर, ये पहले लेक्चर में हमने कवर किया है। यहां पर एक मसला आ रहा है जी। मसला क्या है? आई होप आई राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मसला। ठीक है, मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी ईजाद यहां नाकाम हो गई है। हमारी ईजाद का मकसद तो ये था कि यार बराबर हो जाए रेट, जो पीएनएल में रेट नजर आ रहा हो और जो एक्चुअल में टैक्स रेट हो वो दोनों बराबर हो जाए। बट हमारी ईजाद नाकाम हो गई है। हुई या नहीं हुई? नहीं आ रहा ना बराबर रेट। 30% है एक्चुअल में और 25.5% आ रहा है पीएनएल में। इंजीनियर भाई तो अभी भी कंफ्यूज होंगे, यार ये क्या मसला है। हमने तो सुना था कि अकाउंटेंट्स ने कोई इजाद कर दी है जबरदस्त सी चीज, जिसकी वजह से अब ये रेट में फर्क नहीं आया करेगा। अब तो वो फिर कंफ्यूज होंगे। लिहाजा स्टैंडर्ड ने एक रिक्वायरमेंट की है आईएस 12 में। आईएस 12 ने कहा है कि आपने इसको नोट्स में, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन दोनों रेट्स को रिकंसाइल करके देना है, ताकि वो इंजीनियर भाई की कंफ्यूजन हल हो जाए। क्यों इफेक्टिव रेट 25 है, 25.5 है, और क्यों एक्चुअल रेट 30%? अब थोड़ा सा इस पर सोचें कि यार हमने डेफर टैक्स भी इजाद कर लिया, फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ। ये अभी भी 25.5 और 30 का फर्क आ रहा है। ये क्यों आ रहा होगा? कुछ याद कराते हैं मुझे कि हमने जब 30-30-30 किया था तो हमने क्या कहा था वहां पे कि डेफर टैक्स हम किन चीजों के लिए इजाद करें, किन डिफरेंसेस के लिए इजाद करें? हमने कहा था हम डेफर टैक्स सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए इजाद करें। इसका मतलब है कि अगर कोई परमानेंट जुल्म और ज्यादती है, उसका हल डेफर टैक्स में नहीं है। डेफर टैक्स परमानेंट जुल्म और ज्यादती को अकाउंट फॉर, परमानेंट जो डिफरेंसेस हैं उनको अकाउंट फॉर, परमानेंट एहसान या परमानेंट ज्यादती को अकाउंट फॉर नहीं करता। वी डिस्कस दिस इन डिटेल, यू रिमेंबर कि हाउ डेफर टैक्स एक्चुअली फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ अ लायबिलिटी और एन एसेट। और हमने कहा कि ये सिर्फ टेम्परेरी पे है, तभी इट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी। परमानेंट पे तो फुलफिल ही नहीं करता डेफिनेशन को। ठीक है, ऑलराइट। सो एक तो फर्क ये है, एक याद रखिएगा रीजन ये है। क्या रीजन है? कि इफ देर आर एनी परमानेंट डिफरेंसेस, योर rates will not reconcile. That is the first reason. That is the first cause. There is a second cause as well. If there is a change in estimate, change in estimate, अच्छा, change in estimate कई तरह का हो सकता है। change in estimate की definition में change in tax rate भी fall करता है। ठीक है ना? जब आप deferred tax पे tax rate लगाते हो, आपको फ्यूचर का टैक्स रेट नहीं पता होता, तो आपकी एक assumption होती है। क्या assumption होती है? कि जो आज टैक्स रेट है फ्यूचर में भी यही रहेगा। हाँ या ना? जब आपको फ्यूचर ईयर्स का टैक्स रेट नहीं पता होता और आप मौजूदा साल का टैक्स रेट लगा देते हो, फ्यूचर ईयर रेट नॉट नोन, ठीक है ना, और आप मौजूदा साल का रेट लगा देते हो, ठीक है, तो दिस इज अगेन एन एस्टिमेट। टैक्स रेट का चेंज इज अ चेंज इन एस्टिमेट। इसी तरह टैक्स लॉसेज, टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड चेंज, टैक्स लॉसेज या टैक्स क्रेडिट्स की रिकवरेबिलिटी का चेंज, बोलें क्या है? कि रिकवरेबिलिटी का चेंज क्या है? इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट। ये भी इस डिफरेंस को कॉज करेगा। इसकी वजह से भी ये 30 और ये 25 बराबर नहीं होंगे। और आखिरी जो रीजन होती है वो होती है इनिशियल रिकग्निशन वाली एग्जेम्पशन।
अगर किसी सवाल में इनिशियल रिकॉग्निशन वाली एग्जेम्पशन है, उस वजह से भी ये रेट्स बराबर नहीं होंगे। सो ये मैंने आपको टोटल कंप्लीट 3 हेड्स बता दिए हैं कि ये 3 हेड्स अगर आपके कभी भी सवाल में होंगे, अब आपको रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। परमानेंट डिफरेंसेस, व्हाई? बिकॉज deferred tax was never meant to account for permanent differences. ठीक है, we cannot deal with them. Changes in estimates, एक साल से दूसरे साल में चेंज आएगा, ऑब्वियसली टैक्स रेट में फर्क पड़ जाएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन की एग्जेम्पशन, व्हाई? बिकॉज इस पे डेफर्ड टैक्स बनता है, होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड को नापसंद है, इसलिए वो मना कर देता है। ठीक है, आपका एक छोटा सा होमवर्क है बिफोर यू टेक द नेक्स्ट क्लास। छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है? छोटा सा होमवर्क, आपने ढूंढना है इस सवाल में परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, जो सवाल मैंने आपको कराया। इस सवाल में क्या कोई चेंज इन एस्टिमेट्स हैं, और इस सवाल में इनिशियल रिकॉग्निशन की एग्जेम्पशन क्या कोई है। और आपने खुद से एक दफा कोशिश करनी है कि यार वो जो इंजीनियर भाई का हमने मसला हल करना है, उनको बताना है कि यार देखो, इफेक्टिव टैक्स रेट ये 25.5% और टैक्स एक्सपेंस ही है 25.5 मिलियन। ठीक है ना? जबकि एक्चुअल में या रेगुलेटरी जो आप कह लो, जो भी रेट है या एक्चुअल है, वो टैक्स रेट है 30%। ठीक है, और टैक्स एक्सपेंस होना चाहिए था 30 मिलियन। बाय द वे, इसको स्टैंडर्ड जो है वो बोलता है एक्सपेक्टेड टैक्स रेट या एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस। कोई बता सकता है क्यों एक्सपेक्टेड बोलता होगा स्टैंडर्ड? क्योंकि इंजीनियर भाई की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार 30% या 30 मिलियन आएगा। आपका छोटा सा होमवर्क है, आपने ये सोचना है कि इस सवाल में कौन कौन से आइटम्स हैं जो इन 3 में कहीं फॉल करते हैं और वो इस गैप को ब्रिज करने में कामयाब होंगे। ठीक है जी, अगली क्लास से पहले ये कर लेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क बहुत सिंपल है, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना रिवाइज करना है। आपके जो पैराग्राफ्स टू रीड हैं वो आपको जो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाता है उसमें मैं शामिल किए हुए कर दूंगा मैं। ठीक है जी, थैंक यू।